Hello, studious people. Hope you all are doing well. Welcome to the NCRT question based series part 3. So let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following statement is or are incorrect for displacement? It cannot be zero. Its magnitude is greater than distance traveled by the object. तो यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं A only 1, B only 2, C both 1 and 2 and D neither 1 and not 2. तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ measured in the direction from the initial position to the final position। यानी किसी भी, मान लीजिए ये हमारा एक पाथ है और यहाँ पे A है और यहाँ पे मान लीजिए कि B है और यहाँ पे C है, तो जो इसके डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए हमें ए और बी की निकालनी है तो हम बी माइनस ए, ये आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो या तो इक्वल होगी हमारे स्पीड की, ठीक है, या फिर क्या होगी, उससे कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या है, नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा डिस्टेंस है, मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है 15 का और हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी या तो हमारी 15 ही होगी या फिर हमारी इससे कम होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now the question number 2 is which of the following statement is incorrect? तो यहाँ पे क्या है, the basic unit of time is second. Every object move with a constant speed. Distance between two cities are measured in kilometer और none of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनकरेक्ट है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो स्पीड होती है उस वो क्या होती है, वो होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। जैसे कि कोई बॉडी है तो एक्सेलरेट कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो स्पीड होगी उस बॉडी की वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी एवरी इंटरवल। Now, the question number 3 is which of the following statement is or are correct? An object can have constant speed but variable velocity. And speed is a scalar quantity but velocity is a vector quantity. तो यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि जो स्टेटमेंट है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हेंस जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी है। और स्पीड क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट 1 दी हुई है और एक लिस्ट 2 है जिसमें कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो रेट होता है वेलोसिटी के चेंज होने का, फ्री फॉल मोशन, कार मूविंग ऑन द क्राउडेड स्ट्रीट एंड स्टोन थ्रोन अपवर्ड। वो यहाँ पे दे रखा है मैंने कि वो एक्सिलरेशन कैसी होती है उसकी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो है आंसर ए, यानी ए जो है वो 3 से मैच हो रहा है। 3 से मैच हो रहा है यानी यहाँ पे क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, एक्सिलरेशन से मैच होगी, ठीक है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी वो एक्सिलरेट हो रही है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो है 1, तो यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड होगी। जो सी था हमारा वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। और यहाँ पे जो डी है यानी स्टोन थ्रोन अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो होगा यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो करेक्ट मैचिंग है
वो कुछ इस तरह से थी, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है किसी भी वेलोसिटी का वो क्या है, इंक्रीज होगा टाइम के साथ, तो जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैग्नीट्यूड किसी भी वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका आएगा ज़ीरो। और जो मोशन है किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी का वो क्या है, और मोशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन ऑन द डिक्लाइन प्लेन, एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, क्योंकि जो वेलोसिटी है बॉडी की वो चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब दूसरे का देख लेते हैं कि जो कार मूव कर रही है क्राउडेड स्ट्रीट में, वो क्या करेगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी वो अनइक्वल अमाउंट ऑफ में चेंज हो रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसीलिए जो मोशन ऑफ स्टोन है वो थ्रोन होगा अपवर्ड, जो कि क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस बिटवीन बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। स्पीड जो होती है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। जो पार्टिकल है वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ होगा, तो उसकी ज़ीरो स्पीड होगी। और एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल होगी टू एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वही करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। क्योंकि जो बॉडी होती है मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो कैसी होती है, और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो दोनों इक्वल होंगी। यानी स्पीड जो होगी और जो वेलोसिटी होगी वो दोनों इक्वल होंगी। अब देख लेते हैं आगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी डेफिनेशन, की जो रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट का टू टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है या फिर ज़्यादा होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। और जो पार्टिकल होता है जिसकी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होती है और स्पीड जो होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस के, जो कि ट्रैवल किया है, टू द टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो में नहीं होगा। मान लिया आप 1 किलोमीटर चल के गए, तो कभी आपने बोला है कि मैं तो -1 गई हूँ, या फिर मैं तो 0 किलोमीटर ही गई हूँ। तो ये क्या है कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी ज़ीरो में नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है कि इन द केस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल, वो क्या होगी, हमेशा नॉन ज़ीरो होगी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारा असर्शन था वो ट्रू है बट हमारा रीज़न उसके लिए फॉल्स है। आइए क्यों है देखते हैं। कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है एक यूनिफॉर्म रेट पे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक अर्थमेटिक मीन देगी हमें, किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एक डिफरेंस दे रही है हमें, मतलब एक क्या है, हमें एवरेज दे रही है उस चीज़ का। तो जो यूनिफॉर्म मोशन के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट के वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी उस टाइम के साथ। इसी के साथ जो चेंज इन वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम इंटरवल में वो ज़ीरो होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेराई करेगी टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है और ये यूपीपीएससी का प्री का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में हुआ उससे हमने डिवाइड कर दिया है। Now question number 8 is match list 1 with list 2।
तो आइए यहाँ पे दे रखा है टाइप ऑफ रिलेशन एंड देन उसकी इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम का दे रखा है, पोजीशन टाइम का दे रखा है, पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है और डिस्टेंस और टाइम रिलेशन दे रखा है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए 2 3 4 1। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वन है तो वो है 2, यानी यहाँ पे क्या है, चेंज इन रेट ऑफ यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के साथ दे रखा है हमारा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फिर उसके बाद है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पोजीशन और टाइम की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ वेलोसिटी था उसको स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो उससे हमारी क्या निकल रही है, यहाँ पे हमारी स्पीड निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन और वेलोसिटी का जो था हमारा वो था 1 एंड देन उसके बाद यहाँ पे था डिस्टेंस और टाइम का 4। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो इक्वेशन होता है वेलोसिटी और टाइम का, तो यहाँ पे होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ये मोशन की, और यहाँ पे क्या है, ये एक वेलोसिटी देती है एक्वायर्ड बॉडी को इन अ टाइम t। तो यहाँ पे जो पोजीशन टाइम का रिलेशनशिप निकलेगा वो कुछ इस तरह से था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ए टी स्क्वेयर। और यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी मोशन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टाइम t। इक्वेशन देख लेते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की, वो कैसे आई है कि यहाँ पे आपने देखा कि पोजीशन वेलोसिटी क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, और यह कब होती है, ये हमें देती है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन द ट्रेवलिंग डिस्टेंस s, यानी हमारा डिस्टेंस में कितनी वेलोसिटी को एक्वायर किया। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप की है जो वो है v इज इक्वल टू एस बाई टी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी moving with a non-uniform velocity and uniform acceleration, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन लीनियर होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो नॉन लीनियर हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर होगा। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर एक बॉडी मूव करती है एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो नॉन लीनियर आएगा, क्योंकि जो लीनियर मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो होगा उसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और जीरो एक्सेलरेशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी भी वेरिएबल करेगी तो उसके साथ ही एक्सेलरेशन भी वेरिएबल करेगा। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, the velocity time graph of a body in a straight line and has a negative slope। तो जो बॉडी होगी वो undergoing uniform acceleration, uniform retardation, non uniform acceleration या non uniform retardation। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। जब कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा किसी बॉडी का, नेगेटिव स्लोप देगा, तो जो वो बॉडी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है किसी बॉडी की वो क्या करेगी, डिक्रीजिंग होगी विद इंक्रीजिंग टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट बट नॉट टू चेंज इट्स स्पीड इफ इट मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, मूव ऑन अ स्लोपी हिल एंड मूव टू एंड फ्रो। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिर्फ पहले वाला, कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन में है तो वो क्या करेगी, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर ट्रैक में, तो यानी जो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो वो क्या है, कंटिन्यूस चेंज आ रहा है उसकी डायरेक्शन में भी, लेकिन जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक्सेलरेटेड है,
बाकी जो थी वो इनकरेक्ट हैं हमारी तीनों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में होता है या ऑन अ स्लोपी हील होता है या टू एंड फ्रो होता है तो स्पीड चेंज होती है, लेकिन सर्कुलर में स्पीड चेंज नहीं होगी, वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सिलरेटेड। A body can have a constant velocity and still have varying speed. A body can have constant speed and still have varying velocity. The direction of the velocity of a body can change when its acceleration is constant. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कुछ इस तरह से है कि जब बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, मतलब विद वेराइंग स्पीड, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कांस्टेंट स्पीड है विद वेराइंग वेलोसिटी, तो हम जब स्पीड वेराइंग के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती लेकिन उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है वेराइंग वेलोसिटी के साथ, इसी केस में जो सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट होती है, जबकि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेराइंग होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, motion of a racing car on a circular track, motion of a toy train on a circular track, and motion of our hand on the face of the clock। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्योंकि जो मोशन होती है रेसिंग कार की सर्कुलर ट्रैक में वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, क्योंकि वो डजेंट मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड अराउंड द एंटायर ट्रैक, तो वो क्या होगी, एक्सिलरेट या डी एक्सिलरेट करती रहती है डिफरेंट पॉइंट पे। लेकिन बाकी जो सारे थे वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि अर्थ मूव करती है अराउंड द सन एट द कांस्टेंट स्पीड, टॉय ट्रेन भी कांस्टेंट स्पीड में चलती है, और जो हमारी आर हैंड है यानी हमारी घड़ी का जो घंटे वाला हैंड है वो क्या करता है, वो भी कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जब एक पर्सन थ्रो करता है एक डिस्कस को तो वो होल्ड करता है डिस्कस इन हिज हैंड और एक सर्कुलर मोशन में उसको फेंकता है बाय रोटेटिंग हिज ओन बॉडी। तो कौन सा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही करेक्ट हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो जो दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि एथलीट जो होता है वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो जो डायरेक्शन जो चेंज होता है वेलोसिटी में होता है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो मोशन होता है एथलीट का वो क्या करता है, मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। अब एथलीट हो गए, एथलीट जो है वो थ्रोइंग डिस्कस को थ्रो करते हैं एक स्पोर्ट्स इवेंट में, तो वो क्या करते हैं, उसे अपने हाथ में रखते हैं और एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हुए उसको फेंकते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिलीज करता है डिस्कस को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में और डिस्कस मूव करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्टोन जो है वो टाइट किया गया टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कल एज इट रिवॉल्विंग द रोप सडनली ब्रेक द तो अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखते हैं। द स्टोन फ्लाई टेंजेंटली, द स्टोन मूव रेडियली इनवर्ड, the stone move radially outward and motion of the stone depend upon its velocity। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट है, यानी द स्टोन फ्लाई टेंजेंटली। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब कोई भी रोप सडनली ब्रेक होती है तो जो स्टोन होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन में टेंजेंटली मूव करता है टू द सर्कुलर पाथ। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जब स्टोन रिलीज किया गया तो कंटिन्यू है मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट, जो उस टाइम पे हम जिस डायरेक्शन में उसको कर रहे थे वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। और जो बाकी थे वो इनकरेक्ट इसलिए थे क्योंकि जो स्टोन है वो रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड या फिर मोशन ऑफ द स्टोन के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपॉन इट्स वेलोसिटी। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। रिवाइज करते रहिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझते चलिए।